जय श्री कृष्णा मित्रों, पौराणिक मंच में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम सुनाने जा रहे हैं गुमनाम कातिल की कहानी, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। शहर के बाहरी इलाके में स्थित वह पुरानी हवेली हमेशा से ही रहस्य और डर की प्रतीक रही थी। बहुत कम लोग उस हवेली के पास जाने की हिम्मत करते थे। वर्षों से उस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां आत्माओं का वास है और जिसने भी उस हवेली के भीतर कदम रखा वह फिर कभी सही सलामत नहीं लौटा। लेकिन असली कारण यह नहीं था। असल में हर साल उस हवेली के पास किसी न किसी व्यक्ति का शव मिलता, और वह भी रहस्यमय परिस्थितियों में। शहर की पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाता कि इन हत्याओं के पीछे कौन था। यह मामला इतना पेचीदा हो चुका था कि अब इसे गुमनाम कातिल का केस कहा जाने लगा था। पुलिस इंस्पेक्टर अनिकेत शहर का सबसे काबिल अफसर माना जाता था। उसकी कामयाबियों की लिस्ट लंबी थी और वह किसी भी मामले को सुलझाने में माहिर था। जब यह केस उसके हाथ में आया तो वह बेहद उत्साहित था। उसे यकीन था कि वह इस कातिल का चेहरा बेनकाब करेगा। हालांकि शहर के लोग मानते थे कि यह मामला इंसानी समझ से बाहर है, फिर भी अनिकेत ने इस चुनौती को स्वीकार किया। पहले दिन से ही अनिकेत ने हवेली के पास होने वाली हत्याओं की फाइलें खंगालनी शुरू कर दी। हर हत्या का पैटर्न लगभग एक जैसा था। हत्या की जगह पर न कोई संघर्ष के निशान मिलते, न कोई हथियार। शवों की हालत देखकर यही लगता था कि मौत अत्यधिक दर्दनाक रही होगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के शारीरिक हमले या जहर के संकेत नहीं मिलते थे। यह सब बातें अनिकेत को हैरान करने के लिए काफी थीं। यह केस बाकी मामलों से बिल्कुल अलग था, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि इसके पीछे कोई न कोई इंसानी हाथ जरूर है। अनिकेत ने हवेली के आसपास रहने वाले कुछ लोगों से पूछताछ शुरू की। उसे मालूम हुआ कि हवेली के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग उस जगह से इतना डरते हैं कि वे रात के समय हवेली के पास फटकने तक की हिम्मत नहीं करते। वहां रहने वाले एक बुजुर्ग, जिन्हें लोग बाबा कहते थे, ने अनिकेत को बताया, बेटा, उस हवेली में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं नहीं देखी। जब भी हवेली के पास कोई जाता है वह या तो लौट कर नहीं आता, और अगर आता भी है तो उसकी हालत सामान्य नहीं रहती। अनिकेत बाबा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन इन कहानियों ने उसके मन में हवेली के प्रति एक अजीब सा डर जरूर भर दिया। फिर भी उसने ठान लिया था कि वह इस मामले की तह तक जाएगा। एक रात अनिकेत ने अकेले हवेली में जाने का फैसला किया। उसे यकीन था कि वह कुछ न कुछ जरूर खोज निकालेगा। चांदनी रात थी और हवेली की पुरानी, धूल से ढकी दीवारें और टूटी फूटी छतें अजीब से सन्नाटे में डूबी हुई थीं। हवेली के पास पहुंचते ही अनिकेत ने एक अजीब सा सर्द एहसास महसूस किया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे हो। हवेली के भीतर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसकी पीठ पर महसूस हुआ। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी से वह हवेली के कोने कोने में झांकने लगा। जैसे ही उसने एक पुरानी सीढ़ी पर कदम रखा, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसकी ओर आ रहा हो। अनिकेत ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे हवेली के एक कमरे में दीवार पर खून के धब्बे दिखे। यह वही जगह थी जहां पिछले साल एक लाश मिली थी। अनिकेत ने दीवार को गौर से देखा और पाया कि वहां एक अजीब सा निशान था, जिसे शायद जानबूझकर बनाया गया था। तभी उसे जमीन पर कुछ धातु की चीज दिखाई दी। वह झुककर उसे उठाने ही वाला था कि अचानक से एक जोरदार आवाज हुई। दरवाजे के पीछे से एक परछाई उभरी। अनिकेत की सांसें थम गईं। उसकी आंखों के सामने एक महिला की धुंधली आकृति नजर आई। वह महिला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। कौन हो तुम? अनिकेत ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। महिला की आंखें बेहद दर्दनाक थीं, मानो वह किसी बड़ी पीड़ा से गुजरी हो। अनिकेत को समझ में नहीं आ रहा था कि वह भूत थी या इंसान। तभी महिला ने एक धीमी और गहरी आवाज में कहा, मैं वो हूं जिसे इस हवेली में कैद कर दिया गया था। मेरे साथ विश्वासघात हुआ और तब से मैं यहां हूं। अनिकेत ने बंदूक उठाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में हरकत करने की ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन पुलिस को अनिकेत का शव उसी कमरे में मिला जहां वह पिछली रात गया था। उसके चेहरे पर डर का भाव साफ नजर आ रहा था।
लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकला। अनिकेत की मौत ने शहर के लोगों को और ज्यादा डरा दिया। अब वे यह मानने लगे थे कि उस हवेली में कोई अलौकिक शक्ति है जो इंसानों को मार रही है। पुलिस भी अब इस मामले को सुलझाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। अनिकेत जैसा काबिल अफसर भी उस कातिल का शिकार बन गया था। कुछ दिनों बाद अनिकेत के एक करीबी दोस्त रोहित, जो एक निजी जासूस था, ने इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। वह अनिकेत की मौत का बदला लेना चाहता था। उसने हवेली के इतिहास को खंगालना शुरू किया और उसे पता चला कि इस हवेली का मालिक ठाकुर विक्रम सिंह बेहद निर्दयी इंसान था। उसने अपनी पत्नी रंजना को हवेली में कैद कर रखा था क्योंकि उसे शक था कि वह उससे बेवफा थी। रंजना ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे पकड़ लिया गया। एक दिन ठाकुर ने उसे मार डाला और उसकी लाश को हवेली के एक गुप्त कमरे में दफना दिया। तब से रंजना की आत्मा उस हवेली में भटक रही थी और हर साल किसी न किसी निर्दोष की जान ले रही थी। रोहित को यकीन हो गया कि इन हत्याओं के पीछे रंजना की आत्मा का हाथ था। उसने ठान लिया कि वह इस आत्मा से सामना करेगा। एक रात वह भी हवेली में गया और उसी कमरे में पहुंचा जहां अनिकेत की मौत हुई थी। वहां उसने रंजना की आत्मा को देखा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, रोहित ने साहस जुटाकर कहा, लेकिन यह निर्दोष लोगों को मारने का तरीका नहीं है। रंजना की आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे न्याय चाहिए। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं इसी तरह लोगों को मारती रहूंगी। रोहित ने ठाकुर विक्रम सिंह के पुराने अपराधों की फाइलें निकाली और उसे अदालत तक पहुंचाया। अंततः अदालत ने ठाकुर के विरुद्ध कार्रवाई की और उसके गुनाहों का पर्दाफाश हुआ। जब यह खबर हवेली तक पहुंची तब रंजना की आत्मा ने रोहित से कहा, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। रंजना की आत्मा हवेली से हमेशा के लिए चली गई और उसके बाद वहां कोई हत्या नहीं हुई। शहर के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन हवेली की कहानियां अब भी हवाओं में तैरती रहीं।